क्या हुआ है? क्या कर रहे हो? ये अटेंडेंस बना रहे हो? बना रही अटेंडेंस? काम नहीं कर रहा आज? रिचार्ज खत्म हो गया भाई, रिचार्ज कराओ। अभी डिस्कस कर लेना, जा कहाँ रहे हो तुम लोग? अभी है ना क्लास के बीच में गैप। हाँ, जो क्लास के बीच का गैप है उसमें बना लेना। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं जल्दी से। क्या कर रहे हो भाई तुम? रिमोट चल रहा है यहाँ पे, 2 मिनट रुक जाओ। हाँ सही कह रहा है। दिक्कत ये है, बायो में मजा आ रहा है पर नंबर नहीं आ रहे, नहीं है? हाँ बच्चे, किसने किसने फिजिक्स का असाइनमेंट बना लिया जो मिला था कल? मिला था कोई? किसने नहीं बनाया हाथ खड़े करना। क्यों नहीं बनाया? है? 30 थे ना? तो क्यों आधा बनाया? आया ही नहीं कि बनाया नहीं है? बना लिया। अच्छा टॉपिक पढ़ाएंगे तब है। बच्चे अपना काम किया करो इस तरीके से, ना फंस जाओगे नहीं तो आप लोग। फिजिक्स का डाउट क्लास बेटा अभी तो बीएन सर ही लेंगे, फिर कोई टीचर भी रहेंगे साथ में, है ना? अभी तो टाइम सेट नहीं किया, मैं पूछ लूंगा। तुझे डाउट है उसका? क्लास भी लगवा सकते हैं उसकी। हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ यार उसके लिए। ये कैसे हटेगा? भाई 1 घंटे वाली बात नहीं है, तेरे को रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए है? फिर अगर इसको लॉगिन नहीं करेंगे रिकॉर्डिंग नहीं आएगी। और दूसरा क्या है, मेरा फोन ऑफ था, उसमें आता ओटीपी। कोई बात नहीं उससे। स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, फटाफट से हेडिंग डालो। क्या लिखना चाहिए हमें नेक्स्ट हेडिंग में? राइबोसोम हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डाले, राइबोसोम पढ़ रहे हैं। स्टार्ट करें? ठीक है। यहां पे नहीं जाएगा बेटा वैसे तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो राइबोसोम है। ठीक है। जो जो मैं चीजें रिवाइज कर रहा हूं 5 मिनट लेंगे और सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। हमारे पास हमारे पास हम लोग टाइप ऑफ सेल की बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। फोकस करो पूरा पूरा, मेरी तरफ देखो सारे। हमारे पास 2 तरह के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। मोनेरा के अंदर सारे के सारे सेल प्रोकैरियोटिक होते हैं। इस बात का मतलब समझ में आ रहा है? मोनेरा एक किंगडम है, उसमें सारे सेल क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का एक कॉमन नेम होता है बैक्टीरिया। ठीक है। उसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ही हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। सही है। यू बैक्टीरिया को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ई कोलाई, लैक्टोबैसिलस, ये सारे यू बैक्टीरिया। कोई डाउट है? नहीं। याद ये रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल का साइज यूकैरियोटिक से कम होता है। याद रहेगा? प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक से तेज डिवाइड करता है। यस। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल का बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है, कुछ डिफरेंस होता है उनमें। शेप हमारे पास 4 हैं, कोकस, बैसिलस, विब्रियो, स्पिरिलियम। मोस्ट कॉमन शेप इज बैसिलस। ठीक है। क्लियर? एक से ज्यादा कोकस को कोकाई कहते हैं। यस। ठीक है। उसके बाद हमने प्रोकैरियोटिक सेल की डिटेल पढ़ी। सबसे बाहर वाली लेयर को हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स कैलिक्स जो होती है वो केमिकली डिफरेंट हो सकती है या थोड़ी सी अलग हो सकती है। अगर वो लूज और स्लाइमी होगी या लूज और थिन होगी तो उसको हम बोलेंगे स्लाइम लेयर। अगर वो थिक और टफ होगी तो क्या बोलेंगे? कैप्सूल बोलेंगे। यस। ठीक है। कैप्सूल का एग्जाम्पल निमोनोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया में आर स्ट्रेन या एस स्ट्रेन? एस स्ट्रेन है। सही है। ठीक है। क्लियर? अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं आपसे यहां पर कि आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन की हमने बात कर ली।
ठीक है सेल वॉल। उसके बाद हम सेल वॉल की बात कर रहे हैं। सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी हुई है? पेप्टाइडोग्लाइकेन। कौन कौन सी किंगडम में सेल वॉल होती है? मोनेरा, कुछ प्रोटिस्टा, सारे नहीं, कुछ प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांट किंगडम में। सही है। मोनेरा की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की है, जिसे नॉन सेलुलोजिक कार्बोहाइड्रेट प्लस पेप्टाइड बोलते हैं। बेटा म्यूरिन एक और नाम है पेप्टाइडोग्लाइकेन का। हाँ, पर मुझे नहीं करना। सही है, हम नहीं करेंगे वो नाम, क्योंकि वो आएगा नहीं। सही बेटा, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट करते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है उसमें नैग और नैम के मोनोमर होते हैं, मतलब वो चीजें होती हैं, और उस पर अमीनो एसिड जुड़ा होता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन को कौन नहीं बनने देगा या कौन उसे डाइजेस्ट करेगा? लाइसोजाइम। सही है। क्रॉस लिंकिंग रोकता है पेनिसिलीन। सही है। पेनिसिलीन किस बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम नहीं करता? माइकोप्लाज्मा। क्लियर है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट माइकोप्लाज्मा हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, नहीं, आगे बात करते हैं। अब जरा ध्यान से समझेंगे बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल एनवलप, हमारे पास दो तरह का बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। पॉजिटिव वो है जो स्टेन लेगा, नेगेटिव वो है जो स्टेन नहीं लेगा। ये चल नहीं रहे? अच्छा, ऐसे कैसे चल रहा है? चलो ठीक है। नेक्स्ट हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ गया? बोलो। ठीक है, आगे की बात करते हैं। हमने पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर ली है ना, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की बात कर ली। अब जो मैं आपको नेक्स्ट बोलने जा रहा हूं उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में एक जैसी होती है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक दोनों की सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड की बनी हुई है। ठीक है, लिपिड की बाइलेयर है। लिपिड कौन सा है? फॉस्फोलिपिड। और फॉस्फोलिपिड में भी लेसिथीन। कौन सा है? लेसिथीन। कोई डाउट नहीं। अब हम आगे जाएंगे। हमने ये बोला है बेटा, हमने ये बोला है कि जो जो हमारे पास सरफेस स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले होता है फ्लैजिला। फ्लैजिला अगर प्रेजेंट है तो सेल मोटाइल है। प्रोकैरियोटिक सेल में संख्या, फ्लैजिला का नंबर और अरेंजमेंट अलग अलग होता है। सही है, नंबर और अरेंजमेंट अलग अलग होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में अगर फ्लैजिला है तो मोटाइल, नहीं तो नॉन मोटाइल। हम ये कहते हैं फ्लैजिला के तीन पार्ट हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का फ्लैजिला अलग होता है, अलग प्रोटीन का बना हुआ है। सही है। अच्छा, मैं अगर आपको क्वेश्चन लिख दूं आपको कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का फ्लैजिला में क्या अंतर है? एक तो स्ट्रक्चर का अंतर है और दूसरा प्रोटीन अलग है। क्लियर है? ठीक है, सही है। कौन से ऐसे ग्रुप हैं जिनमें फ्लैजिला नहीं होता? साइनोबैक्टीरिया, कोकस और माइकोप्लाज्मा। याद रहेगा, इनमें फ्लैजिला नहीं होता। कोई डाउट है? ठीक है, कोई डाउट नहीं इसमें, नहीं। अब हम इसके बाद जाते हैं पिलाई। पिलाई और फिम्ब्रियाई में सबसे पहले शेप याद करो। पिलाई की ट्यूब शेप है, फिम्ब्रियाई की ब्रिसल शेप। पिलाई स्पेशल रोल परफॉर्म करती है और फिम्ब्रियाई अटैचमेंट करती है रॉक पर और होस्ट पर। याद हो जाएगा? ठीक है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ इनफोल्डिंग, क्या बोलते हैं? मीजोजोम। मीजोजोम के 5 रोल याद करने हैं: रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन। कर पाएंगे? ठीक है। मीजोजोम की शेप वेसिकल, ट्यूब्यूल, लैमिले, बस ये याद करना है। क्रोमेटोफोर क्या है? वो साइनोबैक्टीरिया में मिलता है। उसमें एक पिगमेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए, सही है, ठीक है, क्लोरोफिल ए बोलते हैं। ठीक, यस। नेक्स्ट है, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। ये किस में मिलते हैं? साइनोबैक्टीरिया में। साइनोबैक्टीरिया के 4 एग्जांपल याद करने हैं: नॉस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया, स्पिरुलिना। याद हो जाएगा? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट सुनेंगे ध्यान से। अब हमारे पास इसके आगे जाएंगे और हम सेल के अंदर चले गए। वहां पर एक हमारे पास न्यूक्लियोइड है और एक हमारे पास प्लाज्मिड है। न्यूक्लियोइड नेकेड है क्योंकि उसके बाहर मेम्ब्रेन नहीं है। उसी को जीनोमिक डीएनए कहते हैं क्योंकि सारी जीन उस पर है।
न्यूक्लियोइड सर्कुलर होता है। कैसा होता है? सर्कुलर डीएनए होता है, सिंगल क्रोमोसोम मानते हैं उसे। सही है। प्लाज्मिड एक से ज्यादा हो सकते हैं। प्लाज्मिड डबल स्टैंड, चार चीजें याद करनी है, डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। चार पॉइंट याद करेंगे, डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट नहीं, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा कि प्लाज्मिड की टाइप हमने पढ़ी थी। एक प्लाज्मिड देखो तुम्हारे पास जो आएगा ना, एक है आर प्लाज्मिड। आर प्लाज्मिड होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। एक नॉर्मल बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस नहीं होता, लेकिन अगर प्लाज्मिड है तो उसकी वजह से एंटीबायोटिक में नहीं मरेगा बैक्टीरिया। समझ आ रहा है? ऐसे ही एक ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है, जो किसमें मिलता है? एग्रोबैक्टीरियम में। किसमें मिलता है? एग्रोबैक्टीरियम में। और कौन सा बताया था? एफ प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड का मतलब है फर्टिलिटी प्लाज्मिड। कर पाएंगे? सही है, ठीक है। अब हम आते हैं राइबोसोम में। सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे बेटा, राइबोसोम, राइबोसोम कौन सी ऑर्गेनल है, मैं कुछ फीचर्स इसके बता रहा हूं, ठीक है, उसके बाद इसको लिखवाऊंगा। सबसे पहले समझो, हमारे पास ये हमने प्रोकैरियोटिक सेल बना दिया इस तरीके से। ध्यान देंगे बच्चे, एनसीईआरटी लिखती है कि राइबोसोम जो है वो इसकी मेम्ब्रेन से ऐसे अटैच मिलेगा। राइबोसोम जो है इसकी मेम्ब्रेन से इस तरीके से अटैच मिलता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल की क्या है? मेम्ब्रेन है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्या है? मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन से ये मेरे पास राइबोसोम है। राइबोसोम इस तरीके से अटैच मिलता है। अटैच होने से क्या फायदा होगा? वो प्रोटीन बाहर फेंक पाएगा आसानी से। ठीक है, क्लियर? अब जरा कुछ कुछ बातें समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट, राइबोसोम एक ऐसी ऑर्गेनल है जिसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ये वाला पॉइंट याद रहेगा। विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल में सबसे पहले हम किसका नाम याद रखेंगे? राइबोसोम। दूसरी बात, राइबोसोम की लोकेशन मेनली साइटोप्लाज्म है, उसके अलावा यूकैरियोट में वो ऑर्गेनल्स में भी मिलता है। याद रहेगी ये बात। मेन लोकेशन क्या है? साइटोप्लाज्म। समझ आ रहा है? सही है। लेकिन यूकैरियोट में क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है। सही है। राइबोसोम की दो टाइप है, 70S और 80S। 70S प्रोकैरियोट्स में मिलता है। 70S किस में मिलेगा? प्रोकैरियोट्स में मिलेगा। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है। और राइबोसोम क्या काम करता है? प्रोटीन बनाता है। तो अगर मैं आपसे कहूं, जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं तो राइबोसोम को सबसे पहले तो हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें हम ये बात करेंगे, इट इज केमिकली, इट इज केमिकली। केमिकली क्या है? राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन है। राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन है। ये समझ में आ रहा है? राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब आरएनए प्लस प्रोटीन है। क्या है बच्चे? आरएनए प्लस प्रोटीन है। ये वाली बात समझ में आ रही है? आरएनए प्लस प्रोटीन को अपने क्या बोल रहे हैं? राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन बोल रहे हैं। कोई डाउट है? जल्दी बताओ, कोई डाउट है? आरएनए प्लस प्रोटीन को कहते हैं राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। केमिकली ये होता है। ठीक है। दूसरी बात, राइबोसोम का जो साइज दे रखा है एनसीईआरटी ने, साइज दे रखा है 15 से 20 नैनोमीटर। क्या ये माइक्रोस्कोप में दिखेगा नॉर्मल वाले? नहीं, ये दिखेगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। सही है। ये किस में दिखेगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। ठीक है। दूसरा क्या होता है बेटा, इसमें दो सब यूनिट होती हैं। इसमें क्या होती है? दो सब यूनिट होती हैं, ऐसे इस तरीके से। एक होती है लार्ज सब यूनिट, ठीक है, और एक होती है स्मॉल सब यूनिट। सब यूनिट का क्या मतलब होता है? मेरी बात हमेशा याद रखना, इधर सुने ध्यान से बच्चे। सब यूनिट को कैसे हम समझते हैं? अगर हम कहते हैं कि कोई प्रोटीन का ये 3 डिग्री स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक प्रोटीन जिसका 4 डिग्री स्ट्रक्चर होता है, 4 का मतलब ये नहीं मैं 4 बना रहा हूं, 4 डिग्री स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें ये 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। जब इस पूरी चीज को मैं प्रोटीन बोल रहा हूं तो इसको मैं सब यूनिट बोलता हूं। समझ आ रहा है? तो जब मैं इस पूरे को राइबोसोम बोल रहा हूं तो एक हिस्से को क्या बोलूंगा? सब यूनिट बोलूंगा। ये समझ में आ रहा है? ये जो सब यूनिट है
इसको स्मॉल वाली को 30s लिखते हैं और इसको 50s लिखते हैं, ये ऐड नहीं है, इसको 70s लिखते हैं किसमें, प्रोकैरियोट्स में। यहां तक समझ में आ रहा है? किस क्या लिखते हैं इसको, 70s किस में लिखते हैं, प्रोकैरियोट्स में। यस, प्रोकैरियोट्स में। मेरी बात ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, ये छोटी सब यूनिट है, ये बड़ी सब यूनिट है, ये दोनों को मिलाकर कंप्लीट राइबोसोम बनेगा। हर एक सब यूनिट में ये दो चीजें होती हैं, आरआरएनए प्लस प्रोटीन, ये दोनों में ही होता है। यस, आरआरएनए प्लस प्रोटीन। यस, तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले ये केमिकली क्या है, आरआरएनए है और साथ में क्या है, प्रोटीन। इसका साइज ये होता है। इसमें दो सब यूनिट होती हैं, स्मॉल और लार्ज। सही है। इसमें क्या नहीं होती, मेम्ब्रेन नहीं होती, विदाउट मेम्ब्रेन। ये क्या है, विदाउट मेम्ब्रेन है। सही है। और इसकी लोकेशन क्या है, लोकेशन क्या है, साइटोप्लाज्म। यस, साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट है एंड साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोट। कोई डाउट है, बोलो। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। ये वाले पॉइंट्स क्लियर हैं, नोट करेंगे पहले जल्दी। कोई कुछ पढ़ना चाहता है, ले ले बच्चे उठा ले। कोई कुछ पूछना चाहता है, ऐसा भी बताएंगे। एस का मतलब होता है स्वैडबर्ग कांस्टेंट, एक तरह की यूनिट है, जैसे मीटर होती है ना, मीटर लेंथ नापते हैं, ऐसे डेंसिटी और साइज नापने के लिए एस होता है। ठीक है, नोट कर लो एक बार जल्दी से। हाँ बेटा बोलो। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो आरईआर पे होता है वो एटीएस होता है, क्योंकि वो यूकैरियोट में। ठीक है। और प्रोकैरियोट में 70s होगा, प्लस ऑर्गेनल में 70s होगा। बच्चों भैया, हाँ हाँ, लेकिन ये पूछ रही है ईआर पे कौन सा अटैच होता है। ईआर वाला यूकैरियोट का साइटोप्लाज्म वाला हुआ ना, तो वो कौन सा होगा, एटीएस होगा। ठीक है। जैसे साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट्स में कौन से वाला है, 70s। साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोट में 80s। इनमें कौन सा है, 70s। ये 70s है। ठीक है। राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होती। यूकैरियोट में 80s होता है, हाँ लिखा तो है देख, साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70 होता है। समझ तो सही बच्चे, ये देख मैं क्या कह रहा हूं, मैं तेरे को ये कह रहा हूं, देख एक मिनट रुक जाओ भाई सारे। ये यूकैरियोटिक सेल है, तो यूकैरियोटिक सेल में जो साइटोप्लाज्म होगा ना, यहां पर कौन सा होगा, एटीएस। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसके अंदर 70s होगा। ठीक है, ये समझ में आ रही है बात, ये कह रहा हूं मैं। लिखो भाई एक बार जल्दी से। एक 40 क्वेश्चन में भेजूंगा आज, पूरे प्रोकैरियोटिक सेल के होंगे, उसको बना लेना आप। ठीक है, क्लियर है। मैं भी टेलीग्राम पे डालूंगा उसे, आप उसे बना लेंगे। ठीक है, सही है। हाँ, कितना डालूंगा इस चैप्टर पे,
कुछ गेम में खेल लिया करना, फोन पे खाली है तो। फिजिक्स बनाना भाई, आंसर की नहीं मिला फिजिक्स का। हाँ ये बात है। चलो मैं सर से पूछता हूँ एक बार, ठीक है। सॉल्यूशन नहीं मिलना चाहिए, आंसर की तो होना चाहिए, ठीक है। और पूछो। ये वाली बात नहीं समझ में आई, कौन सी? देख सबसे पहले केमिकल मतलब जैसे ये प्लास्टिक का बना है तो राइबोसोम किसका बना होता है? आरएनए प्लस प्रोटीन का। ये बात समझ में आ रही है? दूसरा, साइज क्या है इसका? 15 से 20 नैनोमीटर। दो सब यूनिट है, इसको और इसको मिलाकर राइबोसोम कहते हैं। तो ये छोटी सब यूनिट है, ये बड़ी। छोटी सब यूनिट का साइज 30s होता है और बड़ी वाले का क्या होता है? 50s। ये साइज है, साइज नापने का तरीका है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इकट्ठे साइज ये आता है, ये ऐड नहीं हो रही है। ये कुछ ऐसा है कि देखिए देखिए, ये मान ले 30s है, इधर देखो सारे, इधर देखो बेटा, ये 30s है तो ये 50s है। कुछ हिस्सा ओवरलैपिंग होता है। दूसरा, ये मेजर वैल्यू, मतलब हमने मेजर करके निकाली है कि अकेले ये 30 आ रहा है, ये 50 आ रहा है। जब ये साथ है तब जब हम मेजर कर रहे हैं तो ये 70 आ रहा है, ऐड नहीं है ये। समझ आ रहा है ये बात? साइज है एक तरीके का। दूसरा क्या है, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा आपस में ओवरलैप, ओवरलैप समझ में आता है? ऐसे कुछ ओवरलैप हो जाता है। अब इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ये इसलिए भी होता है क्योंकि प्रोटीन जो बने ना, वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में चली जाए। प्रोटीन बनकर डायरेक्टली कहां चली जाए? साइटोप्लाज्म में चली जाए। कोई डाउट है जल्दी बताओ। हाँ बोल। नहीं नहीं, अलग रहता है। दोनों सब यूनिट अलग रहती है, मेरी बात सुने ध्यान से। दोनों सब यूनिट अलग रहती है, कंबाइन तब होती है जब उसे प्रोटीन बनाना है, ठीक है? यस। और किसी को याद हो या ना याद हो, याद रखना कि मैग्नीशियम आयन चाहिए होता है इनको कंबाइन करने के लिए। कौन सा आयन चाहिए? मैग्नीशियम। पूछो अब, जल्दी पूछो। नहीं पूछोगे और? बस क्वेश्चन लिखेंगे एक, कि पहले राइबोसोम कंप्लीट कर ले फिर लिखते हैं, ठीक है? बोलो। ठीक है, चलिए एक चित्र के द्वारा समझाते हैं। ये बना लिए, लिख लिया सबने? चलो आओ, इधर ध्यान देना भाई। हम फंक्शन से पहले एक डायग्राम आपको दिखा रहे हैं। ये राइबोसोम की छोटी सब यूनिट है, ये बड़ी सब यूनिट है, ठीक है? नॉर्मली ये कैसे रहते हैं? अलग अलग। ये कौन सी है? 30s। ये कौन सी है? 50s। जब इनको प्रोटीन बनाना है तब ये आपस में जुड़ते हैं, ठीक है? हाँ भाई, सही है? हाँ, तो तब ये आपस में जुड़ते हैं। साइटोप्लाज्म में ही जुड़ेंगे भाई। अब ये आपस में जुड़ गए, और ये जो चीज है जिसको रीड करके प्रोटीन बनाते हैं उसको कहते हैं एमआरएनए। एमआरएनए क्या होता है? इस पर कोड होता है, किसके लिए? प्रोटीन बनाने के लिए। कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। यस, ठीक है। अब क्या है, ये अमीनो एसिड को जोड़कर, ये मैंने अमीनो एसिड लिख दिया, इधर देखो भाई सारे, ये अमीनो एसिड है। इन अमीनो एसिड को जोड़कर यहां से ऐसे प्रोटीन बनती हुई निकलती है, ऐसे। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब मैंने यहां पर ये 5' लिख दिया और ये 3' लिख दिया। ये किसका है? एमआरएनए का। अब जरा देखें ध्यान से, अब जरा देखें। अब मैंने एक और राइबोसोम लगा दिया, एक और राइबोसोम लगा दिया, ठीक है? अब इससे प्रोटीन बन रही है। आप समझो, इससे प्रोटीन बन रही है राइबोसोम से। मैं क्या समझाऊंगा आप समझना, आप ध्यान से। हम आपको यह समझा रहे हैं कि दोनों सब यूनिट तब कंबाइन होती है जब प्रोटीन बनानी होती है, पहला पॉइंट, ठीक है? ये मेरे पास जो मैंने ये डॉट बनाई है, ये अमीनो एसिड है। इन अमीनो एसिड को जोड़कर ये जो प्रोटीन बन रही है, ये प्रोटीन बन रही है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये राइबोसोम बना रहा है। उसके लिए कोड किस पर है? एमआरएनए पर, ठीक है? अब जो मैं डायग्राम से समझाऊं उसको समझना। ये प्रोटीन बड़ी है, ये छोटी है, ये छोटी है। इसका मतलब प्रोटीन इस डायरेक्शन में बन रही है।
तो ये आगे आ चुका है, तो इसकी प्रोटीन बड़ी है, इसकी छोटी है, ये और छोटी है। मतलब अमीनो एसिड अभी यहां कम है, यहां ज्यादा है, यहां कम है। पहला पॉइंट समझ में आ रहा है? दूसरी बात, क्या ये और ये प्रोटीन सेम है? बताओ जल्दी से, या किसी को पता ही नहीं है? सेम है या अलग अलग है? हाँ भाई, सेम है। कुछ नहीं बोलेंगे हम? अलग है, सेम है? अरे यार, अलग अलग होगी। अच्छा सुनो मेरी बात, इधर देखो सारे। जो कोड है ना एमआरएनए का, उसी कोड को पढ़ के प्रोटीन बनाई जा रही है। इसका मतलब क्या है कि इस कोड से जो भी प्रोटीन बनेगी वो सेम बनेगी। बनाने वाले लोग ज्यादा है। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो एमआरएनए होता है ना, ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल मतलब कुछ टाइम के बाद टूट जाएगा। तो ज्यादा राइबोसोम लगकर एक ही प्रोटीन की ज्यादा कॉपी बना देते हैं। जैसे इसने एक कॉपी बनाई, इसने एक बनाई, इसने एक बनाई, और लग जाएगा, ऐसे बनाते चले जाएंगे। तो मान लो मुझे 40 कॉपी बनानी है, तो राइबोसोम एक से ज्यादा एक एमआरएनए पे लगकर प्रोटीन बना रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? सेम प्रोटीन बनानी है पर उसकी ज्यादा कॉपी बनानी है। जरा मुझे एक चीज बताना, ये मान लो टेस्ट ट्यूब है, ये मेरे पास टेस्ट ट्यूब है, ठीक है? इसमें ये इंसुलिन है। ऐसी एक होती है या बहुत सारी होती होंगी इंसुलिन? बहुत सारी होती है। 1 ml मान लो सोल्यूशन ले लो, उसमें इंसुलिन की एक प्रोटीन थोड़ी होगी, ऐसी बहुत सारी होगी, पर हम नॉर्मली एक ही की बात करते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो प्रोटीन बनाने का मतलब क्या है? प्रोटीन बनाने का मतलब क्या है? एक प्रोटीन नहीं बनानी है, इसकी जैसी बहुत सारी बनानी है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे आप अगर सुनते हो कि ब्लड में इंसुलिन रिलीज हुआ, तो कोई एक कॉपी इंसुलिन की थोड़ी होती है, लाखों कॉपीज डालते हैं। एक से क्या होगा? समझ आ रहा है? एक तो एक सेल पे लगेगी, सेल तो बहुत सारे हैं जहां पर काम कराना। ये किसको नहीं समझ में आई ये बात? सही है। तो इसका मतलब सेम प्रोटीन बनती है, अगर मुझे अलग बनानी है तो क्या अलग होगा? एमआरएनए अलग होगा। बोलो। ठीक है। राइबोसोम का सिर्फ काम है कि एमआरएनए पर लगकर प्रोटीन बनाना। ठीक है। कौन सी प्रोटीन बनेगी ये कौन डिसाइड करता है? एमआरएनए डिसाइड करता है। राइबोसोम उसके हिसाब से बना देता है। अगर सेम एमआरएनए पर बहुत सारे राइबोसोम लगे हों, इन्हें पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम बोलते हैं। क्लियर है? ठीक। बनाओ, इसको डायग्राम को बना लो। बेटा राइबोसोम इधर से जुड़ता हुआ आगे बढ़ेगा ऐसे, और जिधर आगे बढ़ गया उधर ज्यादा अमीनो एसिड है, और यहां पे इसका मतलब ये सारे जब लास्ट तक आएंगे तो इतनी बड़ी प्रोटीन बननी चाहिए। सही है? अरे मेरी बात समझ में आ रही है? ये पीछे है, ये आगे है? बोल भाई, कुछ पूछ रहा है? तू समझ नहीं रहा है? तू भाई ऐसे समझना, तूने अभी खाना खाना शुरू किया, तूने 3 रोटी खा ली, ठीक है, 5 खा सकता है। एक तेरे बाद जो आएगा वो शुरू तो एक से ही करेगा, कि वो सीधे 5 रोटी पे आ जाएगा? समझ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ये अभी आया है, ये पहले आया था, तो जो पहले आया था वो आगे हो गया है, और डायरेक्शन क्या है? 5 से 3, इधर बढ़ना है इसको आगे। तो ये बढ़ता चला जाएगा, अमीनो एसिड जुड़ते चले जाएंगे। कौन सा अमीनो एसिड जोड़ना है ये कौन डिसाइड कर रहा है? एमआरएनए। समझ आ गई बात? हाँ बोलो। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एमआरएनए अनस्टेबल है। सही है? ठीक है। कोई चीज अनस्टेबल है तो जल्दी काम करना है। ठीक है। हाँ, नहीं तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, प्रोटीन बनाने से पहले ही टूट जाएगा। ठीक। जल्दी जल्दी करो बेटा, फास्ट।
पानी है बेटा ये, ठीक है पानी है, नॉर्मली है ना। बना लो बेटा, एक बार बना लो। कब कर दूं? रब नहीं करना। अब जो पॉइंट्स बोलूंगा उसको लिखेंगे सारे। ये डायग्राम बना लो ताकि आपको पॉलीराइबोसोम समझ में आ गया है, ठीक है। पॉइंट वाइज लिखेंगे। देखो फंक्शन ऑफ राइबोसोम करके नीचे लिख लो, फंक्शन ऑफ राइबोसोम। मैं बोलूंगा लिख पाओगे? हैं कोई ऐसा जिसको लिखने की दिक्कत है? ठीक है, फंक्शन ऑफ राइबोसोम लिखो। सबसे पहला पॉइंट लिख लो, राइबोसोम्स इन प्रोकैरियोटिक सेल, राइबोसोम इन प्रोकैरियोटिक सेल, राइबोसोम इन प्रोकैरियोटिक सेल फाउंड, फाउंड का मतलब मिलना, फाउंड अटैच विद मेम्ब्रेन, फाउंड अटैच विद मेम्ब्रेन। कोई डाउट है? फाउंड अटैच विद मेम्ब्रेन, ठीक है, ये लिख लिया। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट ये लिख लिया, फाउंड अटैच विद मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है बेटा, हाँ ठीक है, अगला लिखो, लिखो बोथ सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, बोथ सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, बोथ सब यूनिट ऑफ राइबोसोम कंबाइन, both subunit of ribosome combine during, both subunit of ribosome combine during protein synthesis, during protein synthesis। सही है, कब कंबाइन करते हैं? जब प्रोटीन बनानी होती है। ब्रैकेट में लिखो, बोथ सबयूनिट ऑफ राइबोसोम कंबाइन ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ये बात समझ में आ रही है? एक बात ब्रैकेट में लिखो, लिखो Mg+2 आयन इज रिक्वायर, ब्रैकेट में लिखेंगे Mg+2 आयन, मैग्नीशियम आयन रिक्वायर है। सही है, कौन सा आयन चाहिए राइबोसोम को कंबाइन होने के लिए? मैग्नीशियम+2। इसको मैं दूसरे तरीके से बोल सकता हूं, इधर देखो भाई, अगर ये कंबाइन नहीं है तो स्टेबल नहीं है, कंबाइन होने के बाद स्टेबल है, तो मैं बोलूंगा कि राइबोसोम को स्टेबल कौन बनाता है? स्ट्रक्चर को Mg+2, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, क्वेश्चन ऐसे लिखेगा, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, लिखो ऑन सिंगल एमआरएनए, ऑन सिंगल एमआरएनए, ऑन सिंगल एमआरएनए लार्ज नंबर ऑफ, ऑन सिंगल एमआरएनए लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ क्या अटैच है? राइबोसोम अटैच, लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम अटैच, नोन एज पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम्स। नोन देखो, ऑन सिंगल एमआरएनए, एम मैसेंजर आरएनए, लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम अटैच, नोन एज पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम्स। लिखा सबने? पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम्स, दोनों में से कोई वर्ड बोल सकते हैं। क्लियर है? पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम्स, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन, क्वेश्चन है 70s राइबोसोम, क्वेश्चन है 70s राइबोसोम प्रेजेंट इन, 70s राइबोसोम प्रेजेंट इन, ऑप्शन लिखो, 70s राइबोसोम प्रेजेंट इन, ऑप्शन लिखेंगे।
सबसे पहले लिखो ईस्ट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ, पहले क्वेश्चन पूरा करो। प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ, क्वेश्चन को पूरा करो। 70s राइबोसोम प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ, लिख लिया? यस। तो उसमें लिखो, ए लिखो ईस्ट, बी लिखो गार्ड सेल्स, लिख लोगे स्पेलिंग? बी लिखो गार्ड सेल्स, सी लिखो अमीबा, अमीबा, और डी लिखो नॉस्टॉक। आंसर क्या आएगा? नॉस्टॉक। मुझे क्या खोजना है? प्रोकैरियोटिक सेल। मुझे क्या खोजना है? प्रोकैरियोटिक सेल। अब यहां पर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि अमीबा प्रोकैरियोटिक है कि नहीं ठीक से, लेकिन आपको जो प्रोकैरियोटिक पढ़ा दिए गए वो पता है, उनको ध्यान रखो, अभी धीरे धीरे पता होगा। सही है? क्लियर? कर लोगे? ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं लिखा रहेगा प्रोकैरियोटिक, एग्जांपल के थ्रू पूछ लेगा। ऐसा क्वेश्चन आता था, आसान क्वेश्चन में आता है। क्लियर है? सही है? ठीक है। अब एक नोट लिखो, नोट, नोट लिखो। नोट में लिखो बेटा, इधर ध्यान दें बच्चे सारे। एस का मतलब है स्वैडबर्ग्स कांस्टेंट, ठीक है? एस का मतलब है स्वैडबर्ग्स कांस्टेंट, ठीक है? एस इज इक्वल टू क्या लिखोगे? स्वैडबर्ग्स कांस्टेंट लिख लो। फिर उसके आगे एक लाइन लिख लो, इट इज इनडायरेक्ट मेजर ऑफ, इनडायरेक्ट मेजर ऑफ साइज एंड डेंसिटी। जो एस यूनिट है ना, वो क्या है? स्वैडबर्ग कांस्टेंट है, जो इनडायरेक्ट मेजर है किसका? साइज और डेंसिटी का। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट? चलते हैं आगे, खत्म करते हैं इसको, आगे पढ़ते हैं इंक्लूजन बॉडी। नोट कर लो इसको, इतना वो लिख लिया? इनडायरेक्ट मेजर है साइज और डेंसिटी का। इनडायरेक्ट मेजर कैसे होता है? हाँ भाई, इनडायरेक्ट मेजर कैसे होता है? हम डायरेक्टली मेजर नहीं करते। जैसे मार्कर है और मान लो हाथ में बुक है, कौन ज्यादा भारी है? बुक। सही है? डायरेक्ट मेजर है, वेट कर लो। और इनडायरेक्ट मेजर है, मार के ऐसे फेंक के देखें किससे चोट लगेगी ज्यादा। समझ आ रहा है? एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि जब हम किसी चीज का सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, है ना, तो जो चीज हैवी होती है वो नीचे आ जाती है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? डायरेक्ट मेजर नहीं है साइज और डेंसिटी का। साइज मीटर में नापते हैं, डेंसिटी मान लो कोई यूनिट होती होगी हमारे पास, है ना? सही है भाई? सारे दांत दिखा रहा तो पिटाई कर दूंगा तेरे में, इधर ध्यान दे। ठीक है? क्या बात चल रही है मुझे ही बताओ, है? कौन जीत रहा है इलेक्शन में? है? कौन जीत रहा है? है? मैंने इंडिया में इलेक्शन की बात करी, मैं तो कहीं और की पूछ रहा हूं। अब बता। पढ़ लो यार, क्या तुम लोग, तुम्हें तुम्हें नहीं देना का कोई सीट, पढ़ लो, है ना? खुद की सीट बनानी पड़ेगी। चलो, हाँ, इधर ध्यान दो। इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है? इंक्लूजन बॉडीज बात करते हैं, ठीक है? सबसे पहले इंक्लूजन बॉडी का कॉन्सेप्ट समझो ताकि आपको चीजें समझ आए। बोर्ड पे ध्यान देंगे, सारे बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे। इंक्लूजन बॉडीज का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो आप पहले ये समझो कि यहां पर इंक्लूजन बॉडी ना बॉडीज लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एक से ज्यादा चीज होगी, है ना? एक से ज्यादा टाइप की चीज होगी। पहले पूरा फोकस करेंगे सारे बोर्ड पे, कृपया बोर्ड पे ध्यान दें। इधर देखो, हमारे पास ये प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता जिसके बाहर ऐसे मेम्ब्रेन हो, ठीक है? अगर मुझे कोई चीज स्टोर करनी है तो वो स्टोर साइटोप्लाज्म में करनी पड़ेगी, ठीक है? क्लियर है?
तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि प्रोकैरियोट में सबसे तो पहले ये समझो कि कोई भी सेल क्या ऐसा पॉसिबल है कि बिना स्टोर करे, खाना स्टोर करे जिंदा रहे? नहीं। रीजन क्या है? रीजन आप खुद सोचो जरा। अगर आपकी बॉडी में ऐसे सेल्स नहीं होते जो खाना स्टोर कर नहीं कर रहे होते, या ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती, तो आप दिन भर खाना पड़ता आपको? नहीं है? गाय के तरीके से दिन भर, गाय भी पूरे दिन नहीं खाती है, टाइम के बाद नहीं खाती। तो पॉइंट ये है कि किसी भी सेल में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो हमेशा क्या कर सके, चीजों को एब्जॉर्ब कर सके, उसको चीजें स्टोर करनी पड़ेगी। जब प्रोकैरियोटिक सेल में स्टोरेज की बात आई तो ये प्रॉब्लम सामने आई कि स्टोर करने के लिए मुझे चैम्बर बनाने पड़ते हैं, कंपार्टमेंट बनाने पड़ते हैं जहां चीजें रखनी है। समझ में आ रहा है? जैसे घर में अलमीरा बनाते हैं। यस। अब प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जिसके बाहर क्या हो, मेम्ब्रेन हो। अब क्या करोगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस चीज को कहां रखना है? साइटोप्लाज्म में। कहां रखना है? साइटोप्लाज्म में। तो सबसे पहला पॉइंट जो है इंक्लूजन बॉडी के लिए क्या है, ये स्टोरेज स्ट्रक्चर्स हैं। क्या है? स्टोरेज स्ट्रक्चर्स हैं। पहला पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है। दूसरा, ये विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं। क्या होगा? विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं। तीसरा, कैप्टिन साइटोप्लाज्म। कैप्टिन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में रखे जाते हैं। कैप्टिन साइटोप्लाज्म, मैं रिपीट कर रहा हूं यहां पर, ये इंक्लूजन बॉडीज क्या हैं? स्टोरेज स्ट्रक्चर्स हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है ये विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं। तीसरा पॉइंट है ये साइटोप्लाज्म में होते हैं, साइटोप्लाज्म में रखे जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैंने ये लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, अगर किसी चीज को साइटोप्लाज्म में स्टोर करना है, इसका सिंपल मतलब है उसे पानी में स्टोर करना है। तो अगर कोई चीज पानी में स्टोर की जाएगी और वो घुली हुई हो, और एक होती है अनडिजोल्व फॉर्म में, कम जगह वो तब लेगी जब इनसॉल्युबल हो। कुछ लोगों को लगता है कि सॉल्युबल चीज कम जगह लेती है। मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है कि मान लो मेरे पास दो कंटेनर हैं, यहां में दोनों में यहां तक पानी है। अगर मैंने यहां पर सॉल्ट घोल दिया तो सॉल्ट जो है वो यहां से लेकर यहां तक पूरी जगह में आएगा। लेकिन अगर मैंने इसमें सॉइल डाल दी तो सॉइल नीचे बैठ जाती है, तो सिर्फ इतनी जगह में काम चल जाएगा मेरा, इतनी जगह में। समझ आ रहा है? ये चीज क्लियर समझ में आ रही है? तो इंक्लूजन बॉडी के चार मेन पॉइंट ये ध्यान रखेंगे। पहला, ये स्टोरेज स्ट्रक्चर्स हैं। दूसरा, विदाउट मेम्ब्रेन है। तीसरा, साइटोप्लाज्म में रखे जाते हैं। सही है? सही है। और कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। अब क्या हो गया, ये तो इसके फीचर्स हो गए। पॉइंट क्या है कि इनके नाम कैसे रखे जाएंगे, नाम किस आधार पर रखे जाएंगे? क्योंकि हम यहां पर लिख रहे हैं बॉडीज, इसका मतलब ये एक से ज्यादा टाइप के होते हैं। समझ आ रहा है? अगर मैं ध्यान से सुने बेटा, अगर मैं फॉस्फेट स्टोर करूं तो उसका नाम फॉस्फेट ग्रेन्यूल होता है। अब यहां पर ग्रेन्यूल शब्द का मतलब समझो। सबने चाय पत्ती देखी है? तो जैसे उसके दाने होते हैं ना, ग्रेन्यूल, वैसे होते हैं ये, क्योंकि इनसॉल्युबल होके उस तरीके से बन गए। समझ आ रहा है? उसे हम क्या बोलेंगे? ग्रेन्यूल। तो अगर फॉस्फेट ग्रेन्यूल है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल है, आप समझो हम टाइप ऑफ इंक्लूजन बॉडी की बात कर रहे हैं। यस। तो फॉस्फेट ग्रेन्यूल का मतलब है क्या स्टोर हो रहा है? फॉस्फेट। ऐसे ही मेरे पास क्या होगा? सल्फर ग्रेन्यूल होगा। यस। सही है। ऐसे ही मेरे पास एक होता है बेटा साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल। साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल। ठीक है। ये क्या स्टोर करता है? कुछ प्रोटीन्स वगैरह। किसका फोन बज रहा भाई? बंद करो फोन। अब देखो, डी, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। हाँ भाई, क्या स्टोर करेगा? स्टोर ग्लाइकोजन। ठीक है, क्लियर है? एक अलग इंक्लूजन बॉडी बताएंगे जिसे हम कहते हैं गैस वैक्यूल। अब यहां कंफ्यूजन आती है। अगर मुझे गैस को स्टोर करना है तो गैस बिना मेम्ब्रेन के स्टोर नहीं होगी।
सही है, पर वहां पर मेम्ब्रेन लिपिड की नहीं बनी होती जैसे ये है, किसी और चीज की मेम्ब्रेन बनी होगी। मेरी बात समझ पा रहे हो? बोलो, मेरी बात समझ पा रहे हो? तो इंक्लूजन बॉडीज क्या होती हैं? इंक्लूजन बॉडी ऐसे इनसॉल्युबल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे मान लो ये सल्फर ग्रेन्यूल है, ये अलग कलर से मैंने क्या दिखा दिया, फॉस्फोरस ग्रेन्यूल दिखा दिया। समझ आ रहा है? सल्फर ग्रेन्यूल लिख दिया, ऐसे ही फॉस्फोरस ग्रेन्यूल लिख देंगे। अब मैं आपको गैस वैक्यूल बताऊंगा, जो इसके अगला है, जो टाइप है इंक्लूजन बॉडी की, उसको बता रहा हूं। क्लियर है? ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं उसे, देखो बेटा ध्यान से सुनो। फोर्थ हमारे पास है क्या? गैस वैक्यूल। हाँ भाई, गैस वैक्यूल क्या स्टोर कर रहा है? गैस स्टोर कर रहा है, ठीक है। ध्यान सुनेंगे, इसमें अगर मेम्ब्रेन होती है तो किसकी नहीं होती? ऐसी नहीं होती। किसकी नहीं होती? लिपिड बाइलेयर नहीं होती। समझ आ रहा है? तो गैस वैक्यूल जो है वो सिर्फ प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। क्योंकि इसके साथ वैक्यूल, देख बेटा, मैं इनके लिए क्यों नहीं कह रहा प्रोकैरियोट्स में होता है, क्योंकि इनके लिए ग्रेन्यूल लिखा हुआ है। जब मैं एक वर्ड यूज कर देता हूं वैक्यूल, तो वैक्यूल जैसी चीज यूकैरियोट में भी होती है, इसलिए हम स्पेशल मेंशन कर रहे हैं कि ये कहां होते हैं? प्रोकैरियोट्स में होते हैं। ये वाली बात समझ में आ रही है? बोलो, ये क्लियर है? सही है। अब ये किस में प्रेजेंट होते हैं, कौन से बैक्टीरिया में, उसको लिखते हैं। प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया। किसमें? साइनोबैक्टीरिया में। और किसमें? हाँ, अब ये देखो, मेरी तरफ देखना। एक होता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन मतलब इसमें पिगमेंट होगा, ठीक है। और एक होगा मान लो ब्लू ग्रीन एल्गी, ये हो गया साइनोबैक्टीरिया। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। क्लियर है? बोलिए। यस, ठीक है, जल्दी समझ में आ रहा है? अब मेरी बात सुनिए, ये आपको दो तो पता नहीं होंगे, सही है, पर ये सारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। सारे कैसे बैक्टीरिया हैं? फोटोसिंथेटिक। ऑक्सीजन कौन बनाता है? साइनोबैक्टीरिया। कोई डाउट है? बोलो, बनाइए जल्दी से। नहीं, यूकेरियोट में नहीं होता, सिर्फ प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। क्योंकि वहां तो वो है ना, मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में रख दे। बनाओ जल्दी, लिख लिया? गैस को बुओयेंसी, तैरने के लिए थोड़ा सरफेस के पास रहे, लाइट नहीं तो पड़ेगी ना, पानी में लाइट कैसे जाती है भाई? ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, ये पानी के अंदर होंगे कहीं, तो अगर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया नीचे चला गया तो लाइट मिलेगी? तो सतह पे रहने के लिए उसको तैरना पड़ेगा, तैरने के लिए उसको कोई गैस वाला स्ट्रक्चर मिल जाए तो अच्छा है। सही है, एक रीजन ये हो सकता है। जल्दी करेंगे। ये चल नहीं रहा, लाइट गई, क्या हुआ? ये चल नहीं रहा यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है पीछे चल रहा है। तो आगे वालों के साथ क्यों दुश्मनी है? कोई है यहाँ पे? एसी चल नहीं रही है वाला, आगे वाला। आप देखो टेम्परेचर, या देखो पसीना किस बात का आ रहा होगा, आप प्लीज करो, देखो। बच्चे क्या हो गया, तबीयत खराब है? तू बता भाई, क्या हुआ तुझे? हैं? चल रहा है? हैं? देख लो, कोई बात नहीं। चलने लगे? हाँ ठीक है। सी में लिखा साइनो, साइनो बैक्टीरिया मिलता है, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल। भाई इधर ध्यान दो, वो अपने आप चल जाएगा, इधर ध्यान दो, चुपचाप पढ़ना। तो लग्जरी मान गया बिल्कुल, पढ़ाई कर। है? फैन चलने से? फैन चल नहीं रहा है?
ठीक है, थोड़ा गर्मी लगने दे। ये चला ले बेटा, फैन चला ले, कोई ऑन कर दो, कोई एक खींच दो। अब ठीक है? ये बंद हो गया ना? चलो, अरे ध्यान दो पढ़ाई पे, छोड़ो ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, तेज बोल, और तेज बोल। सुन मेरी बात सुन, बैक्टीरिया के अंदर अगर मुझे गैस स्टोर करनी है तो गैस स्टोर करने के लिए एक मेम्ब्रेन होनी चाहिए। गैस वैक्यूल में मेम्ब्रेन तो होती है, पर वो लिपिड बाइलेयर की नहीं हो सकती, क्योंकि अगर लिपिड बाइलेयर की होगी तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल बन जाएगा, जो प्रोकैरियोट का फीचर नहीं है। तो गैस को स्टोर करते हैं, और गैस को स्टोर करने वाले जो बैक्टीरिया हैं, ये कौन से बैक्टीरिया हैं? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, एक वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन बनाते हैं, और ये वो बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन नहीं बनाते पर फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर एक स्पेशल टाइप का वैक्यूल मिलता है, जिसमें मेम्ब्रेन तो है, पर कौन सी मेम्ब्रेन नहीं है? लिपिड की बाइलेयर नहीं है, जैसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब ठीक है, और पूछो। क्या वैक्यूल होते हैं ना यूकेरियोट में? फूड वैक्यूल होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, ऐसे वाले वैक्यूल होंगे ना, पर उसमें प्रॉपर किसकी मेम्ब्रेन होती है? लिपिड की। क्लियर है? तो क्वेश्चन ये आ सकता है, एक ऐसे वैक्यूल का नाम बताओ। देखो, वैक्यूल शब्द का मतलब होता है मेम्ब्रेन का बना हुआ, सही है? यहां इसने क्या लिख दिया है? वैक्यूल लिख दिया है, सही है? ये गैस का ग्रेन्यूल भी लिख सकता था, इसने वैक्यूल क्यों लिखा? क्योंकि मेम्ब्रेन का बना होगा, पर ये मेम्ब्रेन किसकी नहीं है? लिपिड की नहीं है। जैसे लिपिड की वो डबल लेयर बनाते थे ना, वैसी नहीं है, किसी और चीज की बनी हुई है। सही है? बोलो, ये वाली बात समझ में आई नहीं आई कि सबको? क्लियर है? अब अगर हम जाएंगे दूसरे तरह के वैक्यूल देखेंगे, जो यूकेरियोट्स में मिलते हैं, उनमें प्रॉपर क्या होगी? मेम्ब्रेन होगी, किसकी बनी हुई? लिपिड की बनी हुई। इस बात में कोई डाउट है? बोलो। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, लिखो भाई। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये सारे बैक्टीरिया क्या हैं? फोटोसिंथेटिक। ये सारे क्या हैं? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, और पानी में मिलते हैं, सही है? एक क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, लिखो फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन। कोई लिख रहा है इसको? हो गया? लिख लिया? बोलो बच्चे, सब लोगों ने? लास्ट? ठीक, बढ़िया। क्वेश्चन लिखेंगे, फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन, एग्जांपल के नाम लिखें। फिम्ब्रियाई, few examples are given. Fimbriae, mesosome, Fimbriae, mesosome, nucleoid, nucleoid, राइबोसोम, न्यूक्लियोइड कॉमा राइबोसोम, सही है? न्यूक्लियोइड के बाद क्या लिखा? कॉमा राइबोसोम, कॉमा इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी, कॉमा सेल वॉल, सेल वॉल, ठीक है? कॉमा सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? क्लियर? उसके बाद लिखो क्रोमेटोफोर, 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 और लिखो पॉलीराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम, ठीक है? उसके बाद लिखो फ्लैजिला। लिखा हमने फ्लैजिला? नहीं। अब इसमें से काउंट करो कितने सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में होते, काउंट करो। हाउ मेनी आर प्रेजेंट ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल? लिखो, काउंट करो एक बार। हाउ मेनी आर प्रेजेंट ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल? हाउ मेनी आर प्रेजेंट ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल?
बताओ भाई। 5 4 2। हाँ भाई जरा लिखते चले, सुने ध्यान से। हर एक स्ट्रक्चर के साथ अगर वो प्रोकैरियोट में उसके नीचे पी लिखो, और अगर यूकैरियोट में तो ई लिखो, अगर दोनों में है तो पी प्लस ई लिखो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है? फिम्ब्रिया, सिर्फ पी लिखो। पी का मतलब प्रोकैरियोट। सही है बच्चे, इसके नीचे लिख लेना, यहाँ जहां फिम्ब्रिया है, इसी के बगल में किसी और कलर से लिख ले। अलग से कैसे लिख रही है, पता कैसे चलेगा तुझे? है नोट्स ऐसे मत बनाओ ना कि खुद से ही ना पता चले, है ना, फिर उसके लिए नया नोट बना रहे हैं। नहीं, जैसे लोग कहते हैं ना, वो शॉर्ट में लिख लो निमोनिक्स, फिर उसको याद करने के लिए फिर निमोनिक्स बना रहे हैं हम, है ना। सही है, ठीक है, लिखेंगे। आप क्या लिखा बेटा? फिम्ब्रियाई मीजोजोम किसमें है? प्रोकैरियोट्स। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियोइड प्रोकैरियोट, पी लिखेंगे। आगे राइबोसोम, पी प्लस ई, दोनों में मिलता है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों, क्योंकि हमने यहां बोला नहीं है 70s 80s। ठीक है, उसके बाद प्रोकैरियोट, उसके बाद सेल इंक्लूजन बॉडी। नहीं 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 बेटा, गैस वैक्यूल एक इंक्लूजन बॉडी है। वैक्यूल वर्ड एक जनरल वर्ड होता है, वो तो दूसरे तरह के वैक्यूल है, वो इंक्लूजन बॉडी नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या गया? सेल वॉल, दोनों में पी प्लस ई। आगे सेल मेम्ब्रेन, दोनों में। क्रोमेटोफोर प्रोकैरियोट्स में, पॉलीराइबोसोम प्रोकैरियोट्स में, राइबोसोम दोनों में, और पॉलीराइबोसोम प्रोकैरियोट्स में। मेरी बात सुने इधर देखें। प्रोकैरियोट में क्या होता है, एक ही एमआरएनए पे खूब सारे राइबोसोम लग जाते हैं, ऐसा यूकैरियोट में जनरली नहीं होता है। सही है, ये स्पेशल फीचर किसका है? प्रोकैरियोट का। राइबोसोम दोनों में होते हैं, पर ग्रुप में लग के काम किसमें करते हैं? प्रोकैरियोट्स में। आगे फ्लैजिला दोनों में। अब प्रोकैरियोट में कितने हो गए? सिर्फ प्रोकैरियोट में कितने हो गए? 5 हैं, 6 हो गए, 6 हो गए बेटा। इंक्लूजन बॉडी सिर्फ प्रोकैरियोट्स में मिलेगा, यूकैरियोट्स में नहीं मिलता। जो वैक्यूल है वो देख, वैक्यूल एक जनरल वर्ड है, इंक्लूजन बॉडी में गैस वैक्यूल आता है। सही है, पर फूड वैक्यूल को इंक्लूजन बॉडी नहीं बोलते यूकैरियोट में। ये वाली बात समझ में आई? चलें आगे, चलो आगे चलेंगे। है फ्लैजिला दोनों में मिलता है। अरे गिनती नहीं आ रही तुम लोग को, अब क्या गड़बड़ हो रही है? हो गया? कितने बन रहे हैं, 5 या 6? ठीक है, चलो आगे हेडिंग डालो। अरे गिन लेना भाई, अब मैं गिनूं बैठ के आगे कॉपी। हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, यूकैरियोटिक सेल, जल्दी फास्ट। हेडिंग डालो यूकैरियोटिक सेल, हेडिंग डालेंगे यूकैरियोटिक सेल। किसी के मन में आ रहा हो सर नए पेज से लिखें क्या? ऐसा नहीं है, वहीं से कंटिन्यू करो, थोड़ा बड़ा हेडिंग डालना बस। यूकैरियोटिक सेल, सबसे पहले मेरी बात सुने ध्यान से। सबसे पहले ऐसे 2 यूकैरियोटिक सेल जो आप नॉर्मली पढ़ते हो, एक एक हम जो स्टडी करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। एक अनियन जो होती है अनियन मतलब प्याज, उसकी पील होती है ना। तो अनियन के जो पील के सेल्स होते हैं, पील का मतलब होता है कि जो हमने उसके बाहर की लेयर, तो पील के जो सेल्स हैं वो एक प्लांट सेल है। वो क्या है? एक प्लांट सेल है। ऐसे ही जो एक चीक सेल है, चीक सेल कहां से आएगा? हम कोई स्टिक्स, कोई छोटा सा कुछ लेके ऐसे अगर निकालेंगे, ये सेल्स बहुत डैमेज होते हैं। मेरी बात सुनिए ध्यान से। आप एलिमेंट्री कैनाल दीदा देखें सारे भाई, ये एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल की लेयर्स होती हैं, ऐसे ऐसे क्या होती है हमारे पास? लेयर्स होती है। एक ये लेयर है, ये वाली लेयर जो अंदर है, सही है, और फिर बाहर ये है। तो जो ये अंदर वाली लेयर है, इसकी बात कर रहा हूं, ये लगातार बाहर की चीजों के कांटेक्ट में है। मेरी बात समझ में आ रही है?
भाई आप जो चीज खा रहे हो वो कौन सी लेयर के कांटेक्ट में, इस वाली के कांटेक्ट में है? इस बात में डाउट है किसी को? नहीं। तो इस वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं? म्यूकोसा वाली लेयर होती है। इसमें टूट फूट होती रहती है बहुत ज्यादा, है ना? इसमें बहुत ज्यादा टूट फूट, तो इसमें क्या होती है? बहुत हाई कैपेसिटी होती है डिवीजन की। समझो, जैसे अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा जल्दी से जो चोट भरती है वो मुंह के अंदर की भरती है। यस, क्योंकि सेल्स में बहुत कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की, और आसानी से यहां से सेल्स आप निकाल सकते हो। सही है ना? जब आप खाना खाते हो तो बहुत सारे मुंह के जो सेल्स होते हैं जो अंदर माउथ के, वो खाने के साथ रहते हैं, क्योंकि वो लेयर, देखो खाना क्या है? एक्सटर्नल चीज है। एक्सटर्नल चीज कभी किसी लेयर के कांटेक्ट में आएगी तो उसमें टूट फूट करेगी ना वो। मेरी बात समझ में आ रही है? कई बार क्या होता है कि आप कोई रफ चीज खा लेते हो तो कुछ खुरदरा खुरदरा हो जाता है मुंह के अंदर कुछ टाइम के बाद, होता है ना? कुछ ज्यादा खा लेने से, मान लो फ्री के तुम्हें कुछ वो मिल गए खाने को चीजें, फिर तुम खाए जाते हो, मानते नहीं हो, है ना? सही है? सही है ना? ठीक है। अब आ जाओ जरा मेरी बात सुनना। हम यहां पर क्या कह रहे हैं, कुछ ओवरव्यू बनाएंगे, बताएंगे यूकैरियोटिक सेल का। तो तुम्हारे सिलेबस में प्लांट और एनिमल सेल के एग्जाम्पल में है जो पील, अनियन का जो पील है, अनियन की जो बाहर वाली परत होती है वो हमारे पास प्लांट सेल है, और जो चीक सेल निकालते हैं वो किसका एग्जाम्पल है? एनिमल सेल का। किसका एग्जाम्पल है? एनिमल सेल का। अब हम इसको ओवरव्यू की तरीके से पढ़ेंगे। तो हम ये देखेंगे कि जो अनियन का पील सेल है, जो प्लांट सेल है, उसके बाहर सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होती है। सही है? और जो एनिमल सेल है उसके बाहर सबसे आउटर मेम्ब्रेन कौन सी है? सेल मेम्ब्रेन है। ये वाली बात समझ में आ रही है? बोलो, ये वाली बातें समझ में आ रही है? अब हम पॉइंट वाइज जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट क्या है? यूकैरियोटिक सेल मुझे किस किस किंगडम में मिलता है? सबसे पहले मुझे प्रोटिस्टा, यस सही है, फंजाई, सही है, प्लांट, प्लांटेई, और एनिमिलिया, ये हमारे पास क्या है? ये सब यूकैरियोटिक सेल है। ये क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है। दूसरी बात, प्रोकैरियोटिक सेल सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिलता है। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म में मिलता है। यूकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, कोई लिखेगा नहीं, 2 मिनट रुको। बोथ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, बोथ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में मिलता है। यस और नो? इसमें प्रेजेंट है। ठीक है। अब हमारे पास जो अनियन का पील सेल है, पील, पील मतलब जो उसकी हमने निकाली आउटर लेयर, वो क्या है बेटा? छिलका एक तरीके से। वो क्या है? एक प्लांट सेल है, और उसमें आउटर मोस्ट क्या होती है? सेल वॉल होती है। यह समझ में आ रहा है? और अगर मैं चीक सेल की बात कर रहा हूं, चीक सेल की, तो उसमें क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होगा। उसमें क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होगा। यस। वो क्या है? डीलिमिटिंग लिखा हुआ है। डीलिमिटिंग का मतलब क्या होता है? मेरी बात सुनो। व्हाट इज डीलिमिटिंग? जो बाहर और अंदर के एनवायरमेंट को अलग करे। तो एक तरीके से आउटर मोस्ट हो गई। डीलिमिटिंग का क्या मतलब है? आउटर मोस्ट। आउटर मोस्ट क्या है मेरे पास? क्या है बेटा? क्या है मेरे पास? सेल मेम्ब्रेन है। किसमें? एनिमल सेल में। अब मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा, ये डायग्राम की मुझे लग रहा है आवश्यकता नहीं है, यहां से इसको हटा देते हैं। ठीक है? है? सही है। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखें, पहले क्वेश्चन देख लो। विच इज इनकरेक्ट फॉर प्रोकैरियोटिक सेल? हाँ भाई, ठीक है। ए, ए राइबोसोम, बी फ्लैजिला, सी टिश्यू, डी साइटोप्लाज्म। टिश्यू, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल हमेशा कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। तो टिश्यू बनाएगा कभी? नहीं बनाएगा। तो यूकैरियोटिक सेल ही क्या बनाता है? टिश्यू बना सकता है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है, बोलो।
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट भी हो सकता है और यूकैरियोट भी हो सकता है। मल्टी सेलुलर हमेशा क्या होगा? यूकैरियोट होगा। सही है? बोलो। सही है ना? इस बात में कोई डाउट नहीं? चलो बनाओ। हाँ बच्चे। स्किन सेल डिलिमिटिंग मतलब आउटर मेम्ब्रेन। डिलिमिटिंग का मतलब होता है आउटर। तो स्किन सेल भी एनिमल सेल है, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। हम स्किन सेल नहीं पढ़ते क्योंकि मतलब स्किन सेल के बाहर थोड़ा सा और केमिकल भी होते हैं, पर नॉर्मली हर एक एनिमल सेल के बाहर क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। डिलिमिटिंग का मतलब है आउटर। सही है? लिखिए फटाफट से। चलिए। डन है? हो गया? लिख लिया? फिर जल्दी करो यार। क्वेश्चन समझ में आया? किसको नहीं आया क्वेश्चन समझ? है क्वेश्चन समझ में आ गया? और मैं यहां पर प्रोकैरियोट की जगह में नॉस्टॉक लिख लेता तो भी ये आंसर नहीं। नॉस्टॉक नहीं लिख सकते क्योंकि फ्लैजिला भी नहीं होगा, है ना? सही है ना? भाई नॉस्टॉक में फ्लैजिला नहीं होता ना? है? ठीक है। चलो एक को कर नेक्स्ट करते हैं जल्दी से। लिख लो भाई जल्दी। बेटा नेक्स्ट क्लास अभी कोई और लेंगे, मैं नहीं लूंगा। ठीक है, आपको बता दिया मैंने उसका रीजन। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अगर गला ठीक नहीं होगा तो वो अंदर से छिल जाएगा पूरा, फिर दिक्कत होगी। फिर ज्यादा दिन क्लास नहीं ले पाएंगे, है ना? है? विटी सर की तो है ना तीसरी क्लास। ये या तो सुधांशु सर। सुधांशु भाई सुन, कैसी बोले जाता है यार। मान ले सुबह तू सोचना मेरी क्लास थी, सुबह सुबह फोन गया होगा दो लोगों को, अब किसको मना ले जाएं? समझ आ रहा है? देख यहाँ आके पढ़ाना आसान है, लेकिन घर से किसी और की क्लास लेना मुश्किल काम होता है। तू भी नहीं करेगा। समझ आ रहा है? ठीक है। हाँ। और नॉर्मली मैं क्लास ऐसे वो नहीं करता अंटिल कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए ज्यादा। ठीक है? है? ठीक है, एक बार लिखते हैं जरा आगे। फीचर डालो बेटा। अरे रुक जाओ, बस कर रहे हैं भाई। यार ये कब करेंगे इसको? ओहो, क्या चल रहा है? यूकैरियोटिक चल रहा है? अच्छा। फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। देखो मैं एक चीज बताता हूँ बेटा, आप लोग को कई बार ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत वीक हैं, और ये सच बात है, इसमें कोई गलत नहीं है। पर एक चीज और बताता हूँ मैं। एक छोटी सी जर्नी आपने कवर कर ली, आपको सिलेबस पता है और थोड़ा बहुत आता है। अभी काफी रास्ता तय करना है। लेकिन जैसे हमारे ही घर में अगर मुझे किसी को गाइड करना हो ना, 11th में आया हो, तो मुझे समझ ही नहीं आता उसको क्या पढ़वाना है पहले। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मेडिकल स्टार्ट करना भी बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि सबसे पहले उसको बोलना है कि बेसिक मैथ पढ़ो।
अब दिक्कत क्या है कि जो 11th में बच्चा गया है ना, उसको मैथ भी कच्ची पक्की आती है। बेसिक मैथ समझने के पहले भी कुछ और चीजें चाहिए उसे, डायरेक्ट वो भी नहीं समझ में आएगा, नहीं है ना। तो वो प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं फेस करते भाई, हमारे घर में भी तो एवरेज बच्चे होता होगा। ऐसा थोड़ी है कि उसको पहले तो आता है 11th का, तो आता ही है 12th से चालू करना है, ऐसा तो नहीं होता होगा। तो मेरी अपनी भांजी है, उसको अभी 11th में गई है, तो मैंने उसको देखा, तो अभी मैंने उसकी पढ़ाई नहीं स्टार्ट करवाई है। मैं भी खुद सोच रहा हूँ कि उसको करना कैसे है, अभी मैं जाऊंगा तो देखूंगा कैसे करना है। पर ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि अगर हमारे घर का बच्चा है तो बहुत अच्छा करेगा, पढ़ना उसे भी उतना ही पड़ेगा। क्लियर है। हाँ, ये हो सकता है कि हम ये बता दें, अब क्या होगा, मैं उसको कहूंगा बेसिक मैथ के लेक्चर देख, तो ये नहीं पता चले, उससे भी पहले कुछ चाहिए। सबसे पहले तो ये चाहिए कर क्यों रहे हैं, क्या फर्जी ऊपर नीचे डिवाइड करे जा रहे हैं, कुछ डिफरेंशिएट करे जा रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, है ना। सही है। तो आप एक छोटा रास्ता भी तय किया आपने, बहुत बचा है, लेकिन ये भी अच्छा खासा होता है जब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो। तो मेहनत लगेगी, है ना, इससे परेशान नहीं होना। ठीक है, आओ जल्दी से। फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल में सबसे पहले लिखो, क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ में आता था ये फिजिक्स में क्या टाइम पास कर रहे हैं डीएक्स लगा के। एक तो वो, दूसरा मुझे ये नहीं समझ में आया था कि अचानक से यार ये अच्छा खासा ठीक फिजिक्स पढ़ा रहे थे, ग्रेविटेशन वगैरह, तो अचानक से पता नहीं कुछ ड्रॉप ड्रॉप बनाने लगे, वो सॉलिड लिक्विड वाला आ गया, और उसके बाद सीधे कॉस थीटा और साइन थीटा लगा के कुछ ऐसे वेव वे बना रहे हैं। तो ये नहीं समझ में आया कि फिजिक्स में साइन कॉस क्यों लगा रहे हैं। पूरा साल निकल गया समझने में। ठीक है, फिर 12th की समझ में आने लगी, इलेक्ट्रोस्टैट आदमी बहुत मजे में पढ़ाता है बच्चे को, चार्ज वार समझ में आ रहा हो तो वाह मजादार। करंट इलेक्ट्रिसिटी तक क्वेश्चन निकल रहे होते हैं, सीधे निकाल रहे होते हैं। दिक्कत स्टार्ट होती है मैग्नेटिज्म से, कुछ समझ नहीं आ रहा वो क्या कर रहा है ना। ठीक है, और उसके बाद ऑप्टिक्स थोड़ा बहुत समझ आता है, लेकिन जब क्वेश्चन बनाने जाते हैं सॉल्व नहीं होता। ठीक है, वो मेरे साथ भी हो रहा था। सही है। ठीक है, वो जेन्युइन प्रॉब्लम है, पर उसके सॉल्यूशन निकालना हमने। ठीक है, सबसे ज्यादा मजा आ रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, सारे क्वेश्चन हो रहे थे, है ना, पर उसका एक ही क्वेश्चन आया। ठीक है, इधर ध्यान दो। फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल, सबसे पहले बेटा सबसे पहले लिखो लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल। कुछ कुछ फीचर्स लिख लो। लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल, ये सही है। लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल, एक साइज लिखो ब्रैकेट में या डैश करके लिखो, 10 से 20 माइक्रोमीटर लिख लेंगे, 10 to 20 माइक्रोमीटर। किसकी बात कर रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल की। और लार्जेस्ट क्या है, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग, यस, ठीक है। और आरबीसी का साइज क्या दे रखा है, 7 माइक्रोमीटर, लिख लो। सही है। लॉन्गेस्ट न्यूरॉन को लिख सकते हैं, नर्व सेल। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मुझे बताना कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डिवाइड नहीं करते, क्या ग्रो करते हैं। हाँ भाई, चलो मैं कहता हूं न्यूरॉन डिवाइड नहीं करते। तो तेरे पास एक न्यूरॉन था, इस उंगली से लेके यहां तक आ रखा था, तो जब तू छोटा था तो वो इतना बड़ा था, तो अब क्या वहां डिवाइड करके 4 बन गए होंगे कि वही ग्रो किया होगा, वही ग्रो किया होगा। डिवाइड नहीं करते इसका ये मतलब नहीं है वो ग्रो नहीं करते, ग्रो किया होगा ना। बोलो, ये चीज समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, अगला लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे, लिखो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती हैं। मेम्ब्रेन बाउंड क्या प्रेजेंट है, ऑर्गेनल्स। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती हैं। मेम्ब्रेन बाउंड क्या प्रेजेंट है, ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, मतलब जिसके बाहर क्या है, मेम्ब्रेन है। तीसरा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सही है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। लिख पा रहे हो नहीं लिख पा रहे, बोलो, कोई दिक्कत हो रही है किसी को। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, 3 हो गया, सही है। फोर्थ लिखो, फोर्थ, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। फोर्थ फोर्थ बेटा, फोर्थ पॉइंट लिखो,
लिखो ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स आर ऑफ, आर ऑफ, ओ एफ वाला, ऑफ सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन, कॉमा कॉमा डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन एंड विदाउट मेम्ब्रेन, तीनों तरह की होती हैं, सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन एंड विदाउट मेम्ब्रेन। सही है। अच्छा, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर सिर्फ यूकैरियोट्स में होते हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं होते, लिखो इस बात को, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर फॉर सपोर्ट, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर किसके लिए, फॉर सपोर्ट एंड मूवमेंट, सपोर्ट एंड मूवमेंट कहां प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। कोई डाउट है? ठीक है, अब जरा ये लिस्ट बना लेते हैं फटाफट से, 1 मिनट लगेगा बस। ये, हाँ भाई, ये बना ले। विदाउट मेम्ब्रेन बताओ, राइबोसोम, और कोई, न्यूक्लियोलस सेंट्रियोल, यस, है ना, सही है। सिंगल मेम्ब्रेन, ईआर, गोल्जी बॉडीज, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम या लाइसोजोम, लाइसोजोम, वैक्यूल, और बताओ, वेसिकल्स, और बेटा पेरोक्सिसोम माइक्रोबॉडी का एग्जांपल है, और सीलिया और फ्लैजिला, उनके बाहर भी एक एक मेम्ब्रेन होती है, जैसे प्रोकैरियोट के सीलिया फ्लैजिला में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। डबल मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड लिख देते हैं, उसमें क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा, और न्यूक्लियस, ठीक है, यस, बोलो, समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई ऐसा सेल बताओ जिसमें लगभग मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल लगभग है ही नहीं, बेसिकली आरबीसी, आरबीसी में सिर्फ अपनी मेम्ब्रेन है और राइबोसोम वगैरह होता है, ईआर नहीं होता, गोल्जी नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, है ना, है कॉर्क, फ्रॉग के अंदर होता है, वो तो एक्सेप्शन हुआ ना। यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है, टाइप ऑफ ऑर्गेनल्स हैं हमारे पास, विदाउट मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, कर लेंगे इसको, चलो यहीं पे रोकते हैं इसको, इससे आगे करेंगे हम लोग यूकैरियोटिक पढ़ेंगे, एक सेशन पूरा जो लगातार पढ़ेंगे उसमें हो जाएगा खत्म, यूकैरियोटिक कराएंगे। अब क्या रहेगा, थोड़ा सा पेस रहेगा, आपको मैं प्रोकैरियोट के क्वेश्चंस डाल दूंगा उसमें, ठीक है, कर लेना उसे। दूसरी चीज क्या है बेटा, अब हर क्लास में कोशिश करेंगे कि पहले 5-7 मिनट बोर्ड पे क्वेश्चंस लेके आएंगे, आप उनको टेस्ट की फॉर्म में अटेम्प्ट करेंगे सामने बैठ के, सही है, ठीक है, बोलो, ये ज्यादा ठीक रहेगा, 10, 12, 15 क्वेश्चन का टेस्ट स्टार्टिंग में, क्लियर है, सही है, वो ज्यादा ठीक रहेगा, आप पढ़ के आओ और अपने आप सॉल्व करो सामने, ठीक है, चलिए, हाँ बेटा, मैं बात करता हूं बेटा एक बार चांस, क्योंकि क्या होगा, ये भी एक बड़ा एफर्ट है कि प्रिंट करा के फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम लोग, वो भी बड़ा मुश्किल काम है, ट्राई करेंगे कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो जरूर हो, हाँ समझ रहा हूं, मेन फिजिक्स, आंसर की आपने बी आंसर को नहीं बोला, क्या कह रहे हो, हाँ पूछता हूं ना बेटा एक बार में, ठीक है, और बताओ, है, बोलो, हाँ क्लिकर टूट गया, मिला ही नहीं तुझे, चलो ठीक है, एक बार कर लो, पानी वानी पी लो, क्लिकर मिल जाएगा यार, क्लिकर क्या करेगा तू, कर ले यूज फिर,
मैं क्या करूं उसका?